back to Global Haldwani, and there is a good news for you today. And the good news is that today we are going to learn an important topic, that is preposition once again. हमने ये टॉपिक दोस्तों पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इस समय हम इसे एक नए अंदाज में सीखेंगे और नई जरूरत के लिए सीखेंगे। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है prepositions, और इससे पहले भी वीडियोस में आपको prepositions का एक्सप्लेनेशन मिल चुका है। लेकिन उस समय अगर आपको याद हो, हमने prepositions का इस्तेमाल पोजीशन दिखाने के लिए सीखा था, लेकिन आज के वीडियो में आपको preposition का इस्तेमाल हम टाइम दिखाने के लिए करना सिखाएंगे। तो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि भाई टाइम दिखाने के लिए हम इन का इस्तेमाल कहां करें, एट का इस्तेमाल कहां करें और ऑन का इस्तेमाल कहां करें। ठीक उसी तरह से सिंस, फ्रॉम और फॉर को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। तो आई गारंटी यू, इफ यू वॉच द वीडियो ऑफ टुडेज क्लास टिल द एंड, अगर आप आज का वीडियो पूरे एंड तक देखेंगे तो आपको अब आने वाले टाइम में prepositions का सिलेक्शन टाइम के लिए करने पर डाउट्स नहीं होगा। तो चलिए, वेट किस बात का है और क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, prepositions को सीखने के लिए सबसे पहले मुझे आपको टाइम की ओर ले चलना पड़ेगा और मुझे आपको बताना पड़ेगा कि हम अपनी भाषा में टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तभी हम इन prepositions को इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो हम टाइम को सबसे पहले चलिए समझते हैं। सो दोस्तों, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि भाई हम अपनी भाषा में समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अगर आपको सच में preposition का सही इस्तेमाल सीखना है टाइम को दिखाने के लिए, तो टाइम को पहचानना तो बहुत जरूरी है। तो ध्यान दें कि हम जब टाइम की बात करते हैं तो हम अपनी भाषा में, अपने सेंटेंसेस में टाइम को दो तरीकों से यूज करते हैं। एक इसका तरीका होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल टाइम, और हिंदी में इसे कहा जाता है सामान्य समय। और दूसरी तरह से जब हम टाइम को यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है टाइम रेंज, और हिंदी में इसे हम कहते हैं समय से। और अगर आप इन दोनों के बीच के फर्क को नहीं समझेंगे तो आप कभी भी समय के लिए सही preposition का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम अभी इस एक्सप्लेनेशन में नॉर्मल टाइम और टाइम रेंज के बीच के डिफरेंस को समझ रहे हैं। तो ध्यान दें, नॉर्मल टाइम और टाइम रेंज में डिफरेंस क्या होता है वो समझने के लिए मैंने दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं बोर्ड पर। एक सेंटेंस है, मैं 2 बजे पढ़ रहा था। ध्यान से देखिएगा, मैं 2 बजे पढ़ रहा था, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस में जो समय बताने वाला शब्द है वो है 2 बजे, यहां पर भी है 2 बजे। लेकिन इन दोनों में आप एक फर्क देख सकते हैं, यू कैन सी अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। और वो डिफरेंस ये है कि यहां पर 2 बजे के साथ में हमने इस्तेमाल किया है से को, बट यहां पर से का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बस यही चीज हमें समझनी है दोस्तों। जब भी समय के साथ से होता है, जब भी समय के साथ से होता है, तो ऐसे समय को, ऐसे टाइम को हम कहते हैं टाइम रेंज। और जब समय के साथ में से नहीं लगता तो हम ऐसे टाइम को कहते हैं नॉर्मल टाइम, यानी कि सामान्य समय। और एक मजे की बात यह है कि जब बात सामान्य समय की होती है, नॉर्मल टाइम की होती है, तो उसी समय के साथ में हम अलग preposition का जिक्र करेंगे। और जब वही समय से के साथ में आता है, जब वो टाइम रेंज बन जाता है, तो उस समय के लिए हम अलग preposition का जिक्र करते हैं। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। हम अगर कहें आई वॉज स्टडिंग एट 2 o'clock, तो यहां पर हम देखेंगे मैं 2 बजे पढ़ रहा था, इसकी इंग्लिश है आई वॉज स्टडिंग एट 2 o'clock। तो 2 बजे के लिए मैंने यहां पर कौन सा preposition दोस्तों यूज किया है? एट का इस्तेमाल किया है। और दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, यहां पर 2 बजे का जिक्र जरूर हुआ है, लेकिन मैंने यहां पर सिंस का इस्तेमाल किया है। कारण क्योंकि यहां पर से लग गया था, तो से लग जाने से ये जो टाइम बन गया, ये टाइम रेंज बन गया, और टाइम रेंज की वजह से यहां पर मुझे सिंस लगाना पड़ा।
यहां पर से नहीं था, ये नॉर्मल टाइम हुआ, इसलिए नॉर्मल टाइम की वजह से मुझे यहां एट लगाना पड़ा। तो यही चीज हमें समझनी है कि हम एट का इस्तेमाल कब करेंगे, सिंस का इस्तेमाल कब करेंगे, और बाकी की इसी तरह की प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल कब करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें नॉर्मल टाइम को अच्छे से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि नॉर्मल टाइम के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशंस यूज होती हैं, और इसी तरह से हमें टाइम रेंज को यानी कि समय से को भी अच्छे से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि टाइम रेंज के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशंस यूज होती हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉर्मल टाइम और टाइम रेंज के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रेपोजिशंस। तो चलिए समझते हैं नॉर्मल टाइम को। सबसे पहले नॉर्मल टाइम यानी कि सामान्य समय। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो हम नॉर्मल टाइम का इस्तेमाल अपनी भाषा में करते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कैलेंडर टाइम और एक होता है क्लॉक टाइम। यानी कि जो नॉर्मल टाइम है इसका जिक्र हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक ऐसा समय होगा जो कैलेंडर से रिलेटेड होता है और एक ऐसा टाइम होगा जो क्लॉक से रिलेटेड होता है। जैसे कि कैलेंडर टाइम में क्या क्या चीजें यूज होती हैं उन्हें हम समझते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलेंडर टाइम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कैलेंडर टाइम में हम ईयर्स की बात करते हैं। ईयर्स यानी कि वर्ष। तो ये जो वर्ष नाम का जो समय है स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, ये कैलेंडर टाइम का एक हिस्सा होता है। जैसे 2010, 2015, 2018 या कोई भी वर्ष जो आपको पसंद हो। तो जब भी बात होती है वर्ष की और इसका इस्तेमाल हम सामान्य समय के लिए यानी कि नॉर्मल टाइम के लिए करते हैं, तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। समझने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि भारत को आजादी वर्ष 1947 में मिली, तो आप देखेंगे इस पूरे सेंटेंस में मैंने एक समय का जिक्र किया है, वो है 1947। और ये सामान्य समय है क्योंकि इसके साथ में से नहीं लगा है। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ में लग सकता है, को लग सकता है, लेकिन से नहीं लगा है। तो अगर से नहीं लगा है तो ये नॉर्मल टाइम माना जाएगा। में लगे या को लगे तो ये नॉर्मल टाइम ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसके केस में हम देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन इन आना चाहिए। और हमने जब अंग्रेजी बनाई, भारत को आजादी वर्ष 1947 में मिली, तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो जब भी बात होती है ईयर्स की, तो ईयर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ईयर्स को सपोर्ट करने के लिए नॉर्मल टाइम के केस में प्रेपोजिशन इन का यूज करना है हमें। ऐसे ही एक और एग्जांपल है हमारे साथ। जैसे रोहन का जन्म वर्ष 2010 में हुआ, तो हमने देखा कि हमने वर्ष 2010 की बात की है, हम ईयर्स की बात कर रहे हैं और ये भी एक वर्ष है जो कि सामान्य समय के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो इसके लिए भी हम प्रेपोजिशन इन का ही इस्तेमाल करेंगे और इसकी इंग्लिश बनेगी रोहन वॉज बोर्न इन 2010। इसी तरह से कोई भी वर्ष ले सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरी मुलाकात राधा से वर्ष 2015 में हुई, तो आई मेट राधा इन 2015। इसी तरह से मेरे बोर्ड के एग्जाम्स 2007 में हुए, तो आई अपीयर्ड फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स इन 2007। तो देखा आपने, जब भी बात होती है ईयर्स की, वर्ष की, तो हम नॉर्मल टाइम के लिए जब भी ईयर्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे दोस्तों कैलेंडर टाइम की कैटेगरी में ईयर्स के अलावा भी और भी टाइम्स हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। चलिए उन्हें भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों कैलेंडर टाइम में हम महीनों की भी बात कर सकते हैं। तो जब हम महीनों की बात करते हैं तो महीने जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो ऑन। तो जब भी हम महीनों की बात नॉर्मल टाइम के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं तो इसको सपोर्ट करने के लिए हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं समझने के लिए। अगर मैं कहूं कि मैं अपना जन्मदिन मार्च में मनाता हूं, आप भी अपना जन्मदिन जरूर मनाते होंगे किसी न किसी मंथ में,
तो अगर मैं कहूं मैं अपना जन्मदिन मार्च में मनाता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर मैं किस महीने का जिक्र कर रहा हूं, मार्च का, जो कि समय सूचक शब्द है। ये समय की बात करता है और ये सामान्य समय है। तो ऐसे में इसको सपोर्ट करना है, इसको अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो हम इसके लिए preposition in का यूज करेंगे और कुछ इस तरह से इंग्लिश बनाएंगे। I celebrate my birthday in March। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, रोहन जुलाई में नैनीताल जाएगा। जुलाई के महीने में जहां प्लेन एरियाज में बहुत गर्मी होती है, नैनीताल में बहुत अच्छा मौसम होता है। तो हम सभी नैनीताल घूमने के लिए प्लान करते हैं। तो ठीक उसी तरह से रोहन ने भी प्लान किया है कि वो नैनीताल जुलाई में जाएगा। तो जुलाई में एक समय है और ये महीना है और इसके लिए भी preposition in का ही यूज होना चाहिए। इंग्लिश कुछ ऐसी बनेगी, रोहन विल गो टू नैनीताल इन जुलाई। तो आपने देखा हमने यहां पर जुलाई के साथ में इन का इस्तेमाल किया है। तो जितने भी महीने हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जब भी इनको आप नॉर्मल टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे, आपको हमेशा preposition in ही लगानी है। ऐसे ही कैलेंडर टाइम में और भी मजेदार केसेस हैं, चलिए उन्हें भी समझते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वीकडेज की। वीकडेज यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, हम सभी को संडे का बहुत इंतजार होता है। बात अगर हम संडे की करें चाहे मंडे की करें, जब भी इन्हें हम नॉर्मल टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो इनके लिए preposition on का ही इस्तेमाल होगा। जैसे हमने मंडे को एक मूवी देखी, तो हमने मंडे को एक मूवी देखी, वी वॉज अ मूवी ऑन मंडे। तो देखेंगे हम यहां पर ऑन मंडे, ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मंडे जो कि एक वीकडे है। इसी तरह से सप्ताह का कोई भी दूसरा दिन क्यों ना हो, हम या मैं संडे को देर से जागा, तो होता ही ऐसा है। संडे तो रेस्ट डे होता है, फन डे होता है, हम सभी देर तक सोते हैं। तो अगर मैं कहूं कि मैं संडे को देर से जागा, तो संडे एक टाइम बताने वाला शब्द है और ये एक साप्ताहिक दिन है और साप्ताहिक दिनों के लिए हम preposition यूज करेंगे on। तो आई वोक अप लेट ऑन संडे। इसी तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन सब के साथ में हमेशा आपको ऑन preposition का ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जब बात डेट्स की होगी, डेट्स यानी कि तारीख, तो तारीख के लिए preposition on का इस्तेमाल करिएगा। राधा की शादी 10 दिसंबर को है और सभी को इनविटेशन है, जरूर आइएगा। तो राधा की तारीख शादी की क्या है, 10 दिसंबर को। तो राधा विल गेट मैरिड ऑन 10 दिसंबर। इसी तरह से MS धोनी अपना जन्मदिन 7 जुलाई को मनाते हैं। तो हम सभी को पता है MS धोनी अपना सेलिब्रेशन बर्थडे का इसी डेट को करते हैं। तो ये एक डेट है, MS धोनी सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 7th जुलाई। तो MS धोनी सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 7th जुलाई। तो जब भी आपको डेट्स का इस्तेमाल करना हो तो ऐसे में आप preposition on का इस्तेमाल करिएगा। इसी तरह से दोस्तों जो दिन के पहर होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात, इनका इस्तेमाल भी हम समय के लिए करते हैं। तो जब भी बात सुबह और शाम की होगी तो हम इसके लिए preposition in का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहूं मैं तुमसे सुबह मिलूंगा, I will meet you in morning। मैंने उसे शाम को बाजार में देखा, I saw him in market in evening। तो मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में हम इन का यूज करेंगे और आफ्टरनून यानी कि दोपहर के साथ में हम एट का इस्तेमाल करेंगे। I met him at afternoon। मैंने उसे दोपहर में बुलाया है, I have called him at afternoon। इसी तरह से हम जब बात रात की करते हैं तो दोस्तों रात के लिए इन का इस्तेमाल होता है और एट का भी। अब इन दोनों का इस्तेमाल कैसे होता है ये बताता हूं।
हम इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम रात भर जागकर कोई काम करें। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात भर जागकर काम करते हैं, फिर चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वॉचमैन हो, चाहे हॉस्पिटल के स्टाफ हो, या बहुत सारे लोग जो रात में जागते हैं। तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वॉचमैन वर्क्स इन नाइट। और जब हम जनरल तरीके से रात में कोई काम करते हैं और फिर हम सो जाते हैं, तो ऐसे में हम एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई स्टडी एट नाइट फॉर 2 hours। तो मैं रात में 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं। इसका मतलब मैं रात भर नहीं जागता। तो जब भी रात भर जागकर कोई काम हो तो इन का यूज करिएगा, और जब जनरल तरीके से थोड़े समय के लिए रात में कोई काम हो तो वहां पर एट का इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों, ये था एक्सप्लेनेशन कैलेंडर टाइम का। अब हम बढ़ते हैं क्लॉक टाइम की ओर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्लॉक टाइम में हम घड़ी की अगर बात करें तो घड़ी में बहुत सारा टाइम बचता है। 1 से लेकर 12 तक बचते हैं, 24 घंटे टोटल होते हैं, 24 भी बचते हैं। तो जब बात क्लॉक टाइम की आती है तो क्लॉक टाइम में कोई भी समय हो, चाहे वो 2 o'clock हो, चाहे वो 5 o'clock हो, चाहे वो 10 o'clock हो, ध्यान रखेंगे क्लॉक टाइम के लिए हम प्रेपोजिशन हमेशा एट लगाते हैं। सो दोस्तों, जब बात क्लॉक टाइम की होती है तो क्लॉक टाइम यानी कि घड़ी का समय, और घड़ी के समय में जब हम समय की चर्चा करते हैं तो हम बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए घड़ी का टाइम 2 बजे है या 5 बजे है, घड़ी का टाइम कुछ भी हो, उसके साथ में हमेशा हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे एट। अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे 2 बजे मिलूंगा, तो अगर मैं कहूं मैं तुमसे 2 बजे मिलूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर क्लॉक टाइम की बात कर रहा हूं। मैं तुमसे 2 बजे मिलूंगा, तो यहां पर 2 बजे के साथ में एट का यूज होगा और बोलेंगे एट 2 o'clock। पूरा इंग्लिश कुछ ऐसा होगा, आई विल मीट यू एट 2 o'clock। तो देखा आपने, हमने क्लॉक टाइम के लिए एट का जिक्र किया हुआ है। ऐसे ही टाइम कोई भी हो, मैंने रोहन को 5 बजे देखा, तो आई सॉ रोहन एट 5 o'clock। मेरी क्लास 10 बजे से 10 बजे है, तो माई क्लास इज एट 10 o'clock। तो जब नॉर्मल टाइम के लिए क्लॉक टाइम की बात होती है तो ऐसे में प्रेपोजिशन एट का ही जिक्र करना है क्लॉक टाइम के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये तो था जिक्र नॉर्मल टाइम का। अब जरूरी है कि हम समय से यानी कि टाइम रेंज को भी समझें, तो हम अब टाइम रेंज को समझते हैं। दोस्तों, चलिए अब सीखते हैं टाइम रेंज को। टाइम रेंज यानी कि समय से, और हम पहले से ही ये चीज समझ चुके हैं कि जब टाइम की बात होती है तो जब समय सामान्य होता है तो ऐसे में हम अलग प्रेपोजिशंस का सिलेक्शन करेंगे, और जब समय के साथ में से लग जाता है तो हम ऐसे में अलग प्रेपोजिशंस का सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, जो टाइम रेंज होता है, अगर इसके लिए आपको सही प्रेपोजिशन का सिलेक्शन सीखना है तो आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी, और वो ये कि जो टाइम रेंज होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि टाइम रेंज का इस्तेमाल हम 2 रूपों में करते हैं, एक पॉइंट के रूप में और एक पीरियड के रूप में। इसे समझना बहुत ही आसान है। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु। तो जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं, एग्जैक्टली जब हमें पता हो एग्जैक्ट काम का पॉइंट क्या है, जैसे अगर मैं कहूं वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो वह 2 बजे से पढ़ रहा है। हमें घड़ी में पता है क्या बजा है, हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता है
कि वो कितने बजे से पढ़ रहा है, काम कितने बजे शुरू हुआ था, ये है पॉइंट। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि वह संडे से पढ़ रहा है, तो वह संडे से पढ़ रहा है, तो हमें पता है कि सप्ताह का कौन सा दिन है जब उसने पढ़ाई करनी शुरू करी, यानी कि हमें एक बिंदु मिल रहा है, पॉइंट, यानी कि साप्ताहिक बिंदु है, ये पॉइंट है वीक डेज का। और जो पीरियड होता है दोस्तों, पीरियड जो है ये अंतराल की बात करता है, कलेक्शन ऑफ टाइम की बात करता है। अगर मैं कहूं कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हम 2 घंटे से यानी कि एक समय के कलेक्शन की बात कर रहे हैं। 2 घंटा एक कलेक्शन है, ग्रुप है, तो ये होगा पीरियड। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि वह कई दिनों से पढ़ रहा है, तो वह कई दिनों से पढ़ रहा है, तो वह कई दिनों से पढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो कई दिन हैं ये भी एक कलेक्शन ऑफ डेज है, ग्रुप है, पीरियड है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है पॉइंट को और पीरियड को डिफरेंशिएट करना। तो कहते हैं कि जो पॉइंट होता है, पॉइंट के लिए 2 प्रेपोजिशंस यूज में लाई जाती हैं। एक होती है सिंस, जो कि पास्ट के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है फ्रॉम, जो कि फ्यूचर के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट के लिए हम 2 प्रेपोजिशंस इस्तेमाल में लाते हैं दोस्तों, एक होती है सिंस और एक होती है फ्रॉम, जहां पर सिंस पास्ट के लिए यूज होता है और फ्रॉम फ्यूचर के लिए। कैसे, वो मैं अभी एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। ऐसे ही जब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, यानी कि समय अंतराल की, कलेक्शन ऑफ टाइम की, तो जब हमें कलेक्शन मिलता है तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हम ऐसे में एकमात्र प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, फॉर। तो ध्यान रखें हमारे पास 3 प्रेपोजिशंस हैं, एक है सिंस, एक है फ्रॉम और एक है फॉर। फॉर का इस्तेमाल पीरियड के केस में होगा। तो चलिए अभी जो सेंटेंसेस लिखे हैं इनके लिए हम प्रेपोजिशंस का सिलेक्शन करना सीखते हैं। तो वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो हमें पता है कि भाई 2 बजे से पढ़ रहा है, यानी कि एग्जैक्ट घड़ी में क्या बजा है हमें पता है, ये हुआ पॉइंट, यानी कि बिंदु पता है हमें एग्जैक्टली। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बिंदु जो है ये पास्ट का होगा या फ्यूचर का, ये हमें समझना है। तो ध्यान दीजिए कि जब उसने पढ़ाई शुरू करी थी तो घड़ी में 2 बजे थे, लेकिन ये बात तो तय है कि अभी 2 नहीं बज रहा, यानी कि पॉइंट का टाइम क्या है हमें उससे मतलब है, सेंटेंस का टाइम है उससे मतलब नहीं है। तो पॉइंट ये पास्ट का हुआ दोस्तों, क्योंकि जब उसने पढ़ाई शुरू करी थी तो उस समय 2 बज रहा था, लेकिन अभी 2 नहीं बज रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट पास्ट का है और इसके लिए आप प्रेपोजिशन सिंस का यूज करेंगे। इसको कुछ इस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा, he has been studying since 2 o'clock। तो यहां पर हम since का इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट पास्ट का था। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, we have got one more example। वह संडे से पढ़ रहा है, तो देखेंगे संडे भी एक बिंदु है। हमें जब सप्ताह का दिन पता हो एग्जैक्टली, या महीने का कोई नाम पता हो, तो हम उसको बिंदु मानते हैं, यानी कि पॉइंट मानते हैं। तो संडे से पढ़ रहा है, पॉइंट है, और साफ साफ पता चल रहा है कि आज संडे नहीं है, वो संडे से पढ़ रहा है, यानी कि संडे ये बीत चुका है, तो ये पास्ट का पॉइंट है दोस्तों। तो ऐसे में आप सिंस का ही यूज करेंगे और बोलेंगे he has been studying since Sunday। तो he has been studying since Sunday, तो यहां पर ये संडे बीता हुआ है, इसलिए हम since का यूज कर रहे हैं दोस्तों। इसी तरह से चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम के भी दे देता हूं, तो ये समझ में उम्मीद है आ गया होगा। अब फ्रॉम की अगर बात करते हैं और मैं कुछ सेंटेंस ऐसे लेता हूं, अगर मैं कहूं कि वह 2 बजे से पढ़ेगा, तो वह 2 बजे से पढ़ेगा, तो आप देखेंगे 2 बजे से, यानी कि टाइम रेंज है ये,
और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर पता है कि ये कौन सा टाइम रेंज है, हमें एग्जैक्टली पता है कि कितने बजे से काम शुरू होगा, 2 बजे से शुरू होगा, यानी कि ये बिंदु है। और ये बिंदु अगर है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये बिंदु पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो देखो पढ़ेगा, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, यानी कि ये बिंदु कब का है, फ्यूचर का है। दिस इज फ्यूचर पॉइंट। और फ्यूचर के पॉइंट के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करने वाले हैं, फ्रॉम। इंग्लिश कुछ ऐसी हो जाएगी, ही विल स्टडी फ्रॉम 2 o'clock। यहां पर हम फ्रॉम लगाएंगे क्योंकि ये फ्यूचर वाला 2 बजे है, अभी 2 बजा नहीं है। ऐसे अगर मैं कहूं कि वो संडे से पढ़ेगा, वो संडे से पढ़ेगा भाई, तो संडे से यानी कि टाइम रेंज दिया हुआ है, से लगा हुआ है यानी कि टाइम रेंज है, और ये बिंदु है क्योंकि हमें सप्ताह का कौन सा दिन पता है, ये चीज पता है, इसकी जानकारी है हमें, पॉइंट है ये। और ये पॉइंट कब का है, ध्यान दीजिए, संडे से पढ़ेगा, यानी कि अभी संडे आया नहीं है, ये संडे आने वाला है, यानी कि ये फ्यूचर का है। तो फ्यूचर की बात हो रही है तो इसके लिए आप बोलेंगे ही विल स्टडी फ्रॉम संडे। तो यहां पर आप फ्रॉम का यूज करेंगे दोस्तों। तो देखा आपने, हमने एक ही समय के लिए दो एग्जांपल्स किए, एक ही समय के लिए हमने सिंस का इस्तेमाल भी किया और हमने फ्रॉम का इस्तेमाल भी किया। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसका टाइम बहुत मैटर करेगा। अगर टाइम पास्ट का है तो सिंस का यूज करिएगा, और अगर फ्यूचर का है तो फ्रॉम का यूज करिएगा। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ टाइम का। अब हम आते हैं पीरियड ऑफ टाइम की ओर। तो दोस्तों पीरियड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ टाइम, ग्रुप ऑफ टाइम। ये महीने का कलेक्शन हो सकता है, घंटों का कलेक्शन हो सकता है, साल का कलेक्शन हो सकता है, किसी भी सब चीज का कलेक्शन अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसको पीरियड माना जाता है, यानी कि अंतराल। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, देखो ये कलेक्शन है 2 घंटे, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि भाई कितने बजे से पढ़ रहा है, साफ साफ देख सकते हो 2 घंटे से पढ़ रहा है, इससे ये नहीं पता चलेगा कि कितने बजे से पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एक कलेक्शन मिल रहा है, कितना समय हो चुका है उसको, कितना अंतराल हुआ है, 2 घंटा, तो ये पीरियड हुआ। और पीरियड के साथ में एक ही प्रपोजिशन आएगी, फिक्स्ड है, वो है फॉर। तो वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, कुछ इंग्लिश ऐसे बनेगी, ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours। He has been studying for 2 hours। तो देखेंगे यहां पर हम preposition for का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कई दिनों से पढ़ रहा है, कई दिन इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ डेज, ये भी कलेक्शन है, कई दिन, और ऐसे में हम इसके लिए भी for लगाएंगे। He has been studying for many days। He has been studying for many days। तो फॉर का ही इस्तेमाल करना है जब भी पीरियड की बात हो, कलेक्शन की बात हो, और जब पॉइंट की बात होगी तो सिंस या फ्रॉम लगाना पड़ेगा। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो सिंस, फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्रॉम। तो दोस्तों ये था टाइम रेंज, यानी कि सिंस, फ्रॉम और फॉर का इस्तेमाल। सिंस, उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको सिंस, फ्रॉम और फॉर का इस्तेमाल करने में कंफ्यूजन नहीं होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिल जाएं दोस्तों। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो अभी तक के लिए जो भी आपने वीडियो देखा, अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो मिलते हैं अगले वीडियोस में नई चीजों के साथ में दोस्तों। So that's all for today. Thank you so much for watching us.